मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके 12th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत दौरे पर आते हैं तो गांधी के कहने पर उच्च जातीय भारतीय इस दौरे का बहिष्कार कर उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं अछूत जो है इस दौरे को बेहद सफल दौरे में तब्दील कर देते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की एक झलक पाने के लिए वो लोग लालायित हो जाते हैं, जिसे देखकर उच्च जातीय भारतीय दर्शक भी हक्के बक्के रह जाते हैं और उन्हें मलाल होता है उनके दौरे के बहिष्कार करने का। लेकिन इसके पीछे बाद में इसकी क्या क्या रिपरकशंस होते हैं उसको भी कैथरीन मेयो जो है प्रस्तुत करती हैं कि दौरा खत्म होने के बाद भी जहां हिंदू बहुल इलाके थे और हिंदू रूढ़िवादी राजनेताओं की पकड़ में जो इलाके थे वहां लंबे समय तक आगजनी और लूटपाट की घटनाएं होती रही। एक भारतीय ने दूसरे भारतीयों पर जुल्म किया। तो ये भारतीय कौन थे? उच्च जातीय हिंदू जिन्होंने अछूतों पर जुल्म किए, क्योंकि जिस दौरे को ये लोग अपमान के साथ निष्फल कर देना चाहते थे वही दौरे को अछूतों ने जो है अपने स्वागत के साथ सफल बना दिया। तो इन सब चीजों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में करी थी और आज हम चर्चा को शिक्षा की तरफ लेकर चलेंगे, जिसमें कैथरीन जो है वो इस बात का जिक्र करती हैं कि यहाँ की अतार्किक शिक्षा के बदले अंग्रेजों ने यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने वाली शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया। तो आज के एपिसोड में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 13, हमें नौकरी दो या मौत दो। कुछ भारतीय राजनीतिक लोगों का मानना है कि भारतीय जनता को अनिवार्य शिक्षा देकर ही शिक्षित किया जाना चाहिए। वे कहते हैं इंग्लैंड ने अपने यहाँ लंबे समय से शिक्षा को अनिवार्य किया हुआ है, फिर सरकार यहाँ शिक्षा को अनिवार्य लागू क्यों नहीं करती? कारण स्पष्ट है कि वे यहाँ इसलिए लागू नहीं करती क्योंकि यहाँ के लोगों को अशिक्षित रखने से उसका स्वार्थ पूरा होता है। तो ये भारतीय हिंदू राजनेताओं का कुतर्क था, जिसका तर्कपूर्ण उत्तर जो है वो किस तरह दिया गया ये सुनिए। इसका बहुत ही तीखा जवाब पनागल के राजा ने दिया, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्राह्मण विरोधी नेता थे। सिर्फ इनसे तर्क किए जाने की जरूरत है और ये धराशाही हो जाते हैं। ये तर्क सुनिए। मैं यहाँ उनके ही शब्दों को उद्धृत करती हूँ जो उन्होंने कहे थे। सब बकवास है। अंग्रेजों के आने से पूर्व 5000 वर्षों में ब्राह्मणों ने ही हमारी शिक्षा के लिए क्या किया था? मैं आपको याद दिलाता हूँ, उन्होंने पढ़ने का साहस करने वाले निम्न जाति के लोगों के कानों में गर्म सीसा डलवाया। कितना अमानवीय कृत्य है ये, कितना इनह्यूमन है ये प्रैक्टिस। अगर आपके कान में कोई गर्म सीसा पिघलाकर डाल दे तो हम बोलते हैं ना ENT, यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसका असर क्या होगा? गर्म सीसा जो है वो आपके कान के पर्दे फाड़कर आपके गले और नाक तक में घुस जाएगा, जिससे या तो दर्दनाक मौत हो जाएगी या अगर बच भी जाए तो जिंदगी कितनी दर्दनाक आपको जीनी पड़ेगी। वे कहते थे कि पढ़ने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। जब मुसलमान आए और उन्होंने हमें अपनाया तो वह भी प्राचीन हिंदू राज्य की तुलना में बेहतर था, परंतु सबके लिए शिक्षा का अधिकार केवल ब्रिटिश काल में ही मिला है। मतलब मुगलों का शासन जो है वो थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन था हिंदुओं के शासन का। मुगलों ने इनसे घृणा नहीं करी, लेकिन शिक्षा मुगलों ने भी नहीं दी, वो केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा ही संभव हो सकी। उन्होंने स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सभी जातियों, समुदाय और लोगों को स्थान दिया है। दुबवा कहते हैं, फुटनोट 1, हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, पेज 376। ब्राह्मणों को यह अच्छी तरह मालूम था कि वे शिक्षा पर कब्जा करके ही नैतिक रूप से अन्य जातियों पर अपना प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ज्ञान को अन्य वर्गों तक पहुंचने से रोकने के लिए इसे बड़ी चालाकी से एक रहस्य बना दिया। तो भारत का रहस्यवाद यही है। रहस्यवाद जानना हो तो ब्राह्मणों की चालाकी आप देख लीजिए, वही रहस्यवाद है भारत का और लंबे समय तक रहा है, जो आधुनिक काल में अब और ज्यादा रहस्य यहाँ पर रह नहीं गया है। किंतु पूर्व काल में भले ही ब्राह्मणों ने बौद्धिक उपलब्धि हासिल की हो, पर वे बाद की शताब्दियों में उसी पर मुक्त होकर, संतुष्ट होकर रह गए। उन्होंने अपनी दुनिया के बाहर के लोगों को ज्ञान नहीं दिया और स्वयं भी कोई उन्नति न करके अपने अतीत काल के निरंतर धुंधले होते ज्ञान में ही खुश रहे।
कोई भी कानून जब हजारों साल पहले हो सकता है उस समय में वो सही रहा हो, लेकिन आधुनिक काल में हजारों साल बाद भी वही रूढ़ियां जो है वो चलती रहें, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हिंदुओं ने उन्हीं रूढ़ियों को प्रचलन में रखा तब तक जब तक कि अंग्रेजों ने आकर यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार करके लोगों के सोचने समझने के तौर तरीकों में बदलाव नहीं किया। आप भी दुब्बा फिर 19वीं शताब्दी के आरंभ में लिखी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, फुटनोट 2, हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, पेज 376 एंड 377। अब बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो यहाँ आप भी दुब्बा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे समझे जाने की जरूरत है। मैं ये नहीं मानता कि आधुनिक काल में ब्राह्मण लीगरगस और पाइथागोरस के समय के अपने पुरखों की अपेक्षा किसी भी तरह से ज्यादा विद्वान हैं। समय के इस लंबे अंतराल में बहुत सी जंगली जातियां अज्ञान के अंधकार से निकलकर सभ्यता के शिखर पर पहुंची और उन्होंने अपनी बौद्धिक खोजों का विस्तार किया है, किंतु हिंदुओं ने इस बीच जरा भी प्रगति नहीं की है। वे अपनी रूढ़ियों से ही चिपके हुए हैं और अभी भी बदलना नहीं चाहते हैं। वे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आज के दौर में मनुस्मृति लागू नहीं की जा सकती। वेद और पुराण आउटडेटेड हो गए हैं। हमें उनमें न तो मानसिक और नैतिक उन्नति का कोई चिन्ह मिलता है और ना ही कला और विज्ञान के क्षेत्र में उनकी प्रगति का कोई लक्षण दिखाई देता है। कोई भी निष्पक्ष अध्येता ये स्वीकार करेगा कि वे अब उन लोगों से बहुत पीछे रह गए हैं जिन्होंने बहुत बाद में अपने नाम सभ्य जातियों की सूची में दर्ज कराए हैं। मतलब जिन अछूतों को इन्होंने हजारों साल से पढ़ने लिखने से रोक रखा था, कुछ ही दशकों में पढ़ लिख कर वे सोचने समझने की ताकत इनसे भी ज्यादा रखने लगे हैं। और ये ब्रिटिश के हाथों से भारत राज्य में जाने से आधी सदी पूर्व लिखा गया था, यानी कि ये बुक जो है वो 1864 में पब्लिश हुई थी। तब से लेकर अब तक सैकड़ों दशक जो है वो बीत गए हैं, लेकिन इन्होंने अपने सोचने समझने के तौर तरीकों में तब भी कोई बदलाव नहीं किया। अंग्रेजी शिक्षा पाने के बावजूद कोई बदलाव ये लोग नहीं कर सके। उन 50 वर्षों में देश में एक नया शिक्षा आंदोलन खड़ा हो गया। ब्रिटिश संसद से प्रेरित होकर वॉरेन हेस्टिंग्स और बाद की ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में भारतीय संस्कृति का उत्थान और विकास संबंधी कार्य शुरू करने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु भारत में रह रहे एक अंग्रेज व्यापारी डेविड हेयर ने गाड़ी के पहियों को विपरीत दिशा में घुमा दिया था। डेविड हेयर कोई मिशनरी नहीं बल्कि एक नास्तिक था, परंतु वह दृढ़ विचारों का व्यक्ति था। उसने अपने दृढ़ विचारों के कारण ही अपना सर्वस्व समर्पण बंगाल वासियों की शिक्षा और नैतिक उन्नति के लिए कर दिया था। प्रसिद्ध हिंदू राजा राम मोहन राय अकेले ही अपने बंगाल वासियों की बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक उन्नति के लिए काम कर रहे थे। अब ये 1 से 2 हो गए थे और दोनों का एक ही उद्देश्य था कि बंगाल में जो है वो शिक्षा का एक आंदोलन खड़ा कर दिया जाए। अंततः दोनों ने मिलकर एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसका लक्ष्य उन्होंने सम्मानित हिंदुओं के पुत्रों को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं तथा यूरोप और एशिया के साहित्य एवं विज्ञान में शिक्षा देना घोषित किया। किंतु इस योजना में सनातनी हिंदुओं के क्रोध और आशंका को ही बढ़ाया था। यह 1817 का वर्ष था। इतने साल पहले भी जो कोशिशें जारी की गई थी इनको शिक्षित कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनमें पनपा देने की, इन्होंने उसका कोई लाभ नहीं उठाया हिंदुओं ने। ये तब भी उग्र हो जाते थे और ये अभी भी उग्र हो जाते हैं यदि कोई वैज्ञानिक तर्क इनके साथ शेयर किया जाए तो। इसके 1 वर्ष बाद कैरी, मार्शमैन और वॉर्ड नामक 3 ईसाई बप्तिस्त मिशनरियों ने कलकत्ता के निकट एक स्कूल स्थापित किया जो अभी भी मौजूद है। मतलब 1927 के आसपास की घटना है और उस समय तक ये स्कूल मौजूद था, 1820 में जो बना था। 1820 में एंग्लिकन चर्च ने कॉलेज खोला। 1830 में अलेक्जेंडर डफ ने पुनः राजा राम मोहन राय की सहायता से भारत में पाश्चात्य विज्ञान पढ़ाने के लिए चौथा कॉलेज स्थापित किया। तो यहाँ पर ये नोट किया जाना चाहिए कि पाश्चात्य विज्ञान पढ़ाने के लिए इन्होंने ये कॉलेज खोला, क्योंकि यहाँ के जो भारतीय ज्ञान था उसे वे लोग डिनाई करते थे। यहाँ पर यदि विज्ञान की बात करी जाए तो विज्ञान के नाम पर क्या है? खीर खा लेने से पुत्र प्राप्त हो जाना, हाथी का सर कलम करके मनुष्य के धड़ पर जोड़ देना, ये यहाँ का विज्ञान है।
इसके बारे में भी आगे चर्चा है, चिंता मत कीजिए, सुन लीजिए पहले पूरा एपिसोड। उस समय पूरे बंगाल में देशी भाषाओं के ही स्कूल थे, परंतु राजा राम मोहन राय ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान बार बार इस आवश्यकता की ओर दिला रहे थे कि यदि यहाँ की जनता की उन्नति करनी है तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली को हटाकर अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। फुटनोट 3, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ डेविड हेयर, प्यारे चंद मित्र, कलकत्ता 1877, राजा राम मोहन राय's लेटर्स टू लॉर्ड एमहर्स्ट। अंग्रेज अधिकारियों का दृष्टिकोण अभी भी भारतीयों को भारतीय पद्धति से शिक्षा देने का था, किंतु जिस समय उन पर इसके विरुद्ध प्रभाव डाले जा रहे थे उसी समय इस क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में थॉमस बेबिंगटन मैकाले का आगमन हुआ। लॉर्ड मैकाले ने भारी उत्साह से पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में घोषणा की। उसे अनुभव किया कि प्रतिष्ठा और मानवता के नाम पर भारतीयों को पाश्चात्य विज्ञान का संपूर्ण प्रकाश दिया जाना चाहिए। तो आपने अक्सर चंद्रभान जी की वीडियो सुनी होगी और चंद्रभान जी जो है वो लॉर्ड मैकाले को बहुत प्रेज करते हैं, उनके बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक हैं चंद्रभान जी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोल दिए थे। भारत के जो विज्ञान था, जैसा कि मैंने बताया, खीर खाने से पुत्र पैदा होना, इस तरह के बेकार की बातों को खारिज करके सही मायनों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पैदा किया शिक्षा के जरिए। उसने जोश के साथ कहा, फुटनोट 4, मिनट ऑन एजुकेशन, टीबी मैकाले, फरवरी 2, 1835, 1835 में क्या कहा ये सुनिए। जब हम एक मजबूत दर्शन और सही इतिहास को प्रोत्साहित कर सकते हैं तो हम जनता के धन से ऐसे चिकित्सा शास्त्र को प्रोत्साहित करें जिसे पढ़ना एक अंग्रेज नालबंद भी अपना अपमान समझे, ऐसे ज्योतिष शास्त्र को क्यों पढ़ाएं। फुटनोट 5, नालबंद का घोड़े की नाल ठोकने वाला, मतलब यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी उसका लॉर्ड मैकाले ने सीधा मजाक उड़ाकर रख दिया कि यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है ना, उसको तो खीर खाने से बेटा पैदा होना पढ़ाया जाता है, उसको तो वहां पर घोड़े की नाल ठीक करने वाला व्यक्ति भी उसको सुनकर हंसे। जिसे पढ़कर अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल की लड़कियां भी हंसे, उस इतिहास को क्यों पढ़ाएं जिनमें 30 फीट ऊंचे राजाओं की भरमार है जो 30,000 साल तक राज करते हैं, और उस भूगोल पर क्यों धन नष्ट करें। तो ऐसा कभी हुआ है, कभी आपने सुना है कि 30 फीट ऊंचे लोग जो हैं वो यहाँ पर कभी रहे हों? इनके वेदों पुराणों में ऐसे विज्ञान की चर्चा है, और ये लोग 30,000 साल जीते थे। अश्वत्थामा अनंत काल तक जीवित है, हनुमान अजर अमर हैं। आपने कभी देखे हैं? नहीं ना? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना? तो ये सारी जो बातें थी ये इनकी शिक्षाओं में थी, हिंदुओं की दी जाने वाली शिक्षाओं में, जिसमें शीरे और मक्खन के भरे हुए समुद्रों का वर्णन है। मतलब शहद और मक्खन से भरे हुए समुद्र, क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी आपने देखा है? कल्पना करके सोचिए। इस तरह हम अरबी और संस्कृत कॉलेजों पर जो खर्चा करते हैं वह धन की नहीं बल्कि सत्य की भी पूर्ण हानि है। यह धन मूर्खों को पैदा करने के लिए खर्च किया जाता है। तो ये लॉर्ड मैकाले के शब्द थे कि पैसा जो है वो बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। और इस तरह की झूठी अनर्गल बातें पढ़ाकर हम मूर्खों को ही पैदा कर रहे हैं। पढ़े लिखे मूर्ख जो होते हैं ना, उन्हीं लोगों का जिक्र लॉर्ड मैकाले यहाँ पर कर रहे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी आप इसको समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। यदि इतिहास से मुगल हटा दिया जाए, इतिहास से हड़प्पा संस्कृति को निकाल दिया जाए, तो इतिहास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। और वहीं हमने वीर सावरकर की हिंदुत्व में भी पढ़ा था। सावरकर को इस बात का बड़ा मलाल था कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर पढ़ाई लिखाई को है चौपट कर दिया। इन्होंने 1000 साल पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, मुगलों तक चैप्टर खींच कर ले गए। उसके बाद खुदाई करके इन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता को भी ढूंढ निकाला। इस चीज का बहुत मलाल जो है हिंदुत्व में सावरकर को रहा है। कुछ आधुनिक हिंदुओं ने जो अपने विचारों के कारण अपने समुदाय का विरोध झेल रहे थे, इस नए समर्थक का तालियां बजाकर स्वागत किया। इस प्रकार उसने भारतीय सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च होने वाले धन को पाश्चात्य शिक्षा की ओर मोड़ दिया।
अब हर प्रांत में सार्वजनिक शिक्षा विभाग स्थापित हो गया था और स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाने लगे थे। यह सब एक निश्चित उद्देश्य के साथ किया गया था और ये उद्देश्य था स्वस्थ और सामाजिक विकास की कुंजी लोगों के हाथों में देना, जिसमें वे अपने देश के विशाल संसाधनों का विकास कर सकें और धीरे धीरे पर निश्चित रूप से वे उन्हें समस्त लाभ दें जो धन और व्यापार की स्वस्थ वृद्धि से प्राप्त होते हैं। फुटनोट 6, डिस्पैच ऑफ सर चार्ल्स वुड 1954। तो यहाँ पर एक बात का जिक्र लाजमी बनता है। अंग्रेज जानते थे कि जब पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों में पनपेगा तो जाहिर सी बात है उन्हें ये भी बात समझ में आएगी कि अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर क्यों है। वे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने देश की स्वतंत्रता की भी मांग करेंगे। अंग्रेज इस चीज को शायद शुरू से ही जानते थे, लेकिन फिर भी यहाँ की सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए उन्होंने समान शिक्षा का अधिकार जो है उसके तहत अछूतों के लिए भी स्कूलों के दरवाजे खोल दिए थे, जबकि वे जानते थे कि शिक्षित होने के बाद सब लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग करेंगे। बावजूद इसके उन्होंने इस चीज को लागू किया और एक नया शिक्षा आंदोलन भारत में खड़ा किया। तो ये उनकी यहाँ की सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कामों की ईमानदारी भी प्रस्तुत करता है। अंग्रेजों के आने से यहाँ के रूढ़िवादी हिंदुओं को क्यों इतना दर्द हुआ, जबकि यहाँ पर शुरू से ही यूनानियों का, शकों का, हुणों का, अफगानों का, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का, मुगलों का, सबका शासन रहा है और इन्होंने हर शासन के आगे लोग नतमस्तक हो गए। बिना लड़ाई किए हुए ही सांठगांठ करके दरबारी हो गए ये लोग। इन्होंने कभी कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं मुक्ति के लिए, लेकिन अंग्रेजों से इनकी लड़ाई इन्होंने वॉर लेवल पर लड़ी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अछूतों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए मुक्ति के। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरी कही गई बातों पर मंथन जारी रखिएगा और खुद भी सोचकर बताइएगा कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। आपके विचार जो है कमेंट सेक्शन में मुझ तक आप पहुंचा सकते हैं, चाहे वे कैसे भी हों। जरूरी नहीं कि पक्ष में ही हो, विपक्ष में भी हो सकते हैं, लेकिन मंथन तो उससे लगातार बना ही रहता है, इसलिए संवाद होते रहना चाहिए। उसका बंद हो जाना खतरनाक होता है। तो इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए, और यदि ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।